वर्ल्ड वॉर 2 ने पैनासोनिक को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे मटेरियल्स और हायर टैलेंट को ढूंढने में काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि वॉर के लिए अब लोगों को भर्ती किया जाने लगा था और जरूरी मटेरियल्स की सप्लाई भी बंद हो गई थी। और इससे बुरी सिचुएशन तब आ गई जब कंपनी पर दबाव बनाया जाने लगा कि वो वॉर में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स के प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान दे। कोनोसुके को उम्मीद थी कि वॉर के खत्म होने के बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ उसको किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। जापान पर अमेरिका ने एटॉमिक हमला कर दिया, जिससे बड़ी संख्या में तबाही मची। अब जापान तो युद्ध हार गया और अमेरिका ने उस पर अपना नियंत्रण जमाना शुरू कर दिया। अमेरिका के रिफॉर्म ऑर्डर्स में एक ये भी था कि कोनोसुके को उनकी खुद की कंपनी से इस्तीफा देना होगा। अमेरिका के इस ऑर्डर का कोनोसुके ने तो विरोध नहीं किया था, लेकिन उनके 15,000 एम्प्लॉइज उनकी तरफ से आवाज उठाने लगे। एम्प्लॉइज का कहना था कि अगर कोनोसुके को कंपनी से हटा दिया गया तो पैनासोनिक को तबाह होते देर नहीं लगेगी। आखिरकार उनके प्रयासों से कोनोसुके के इस्तीफा का ऑर्डर वापस ले लिया गया और उन्हें कंपनी को आगे बढ़ाने का एक मौका और मिला। लेकिन दोस्तों, उस समय तक पैनासोनिक को काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था और उसकी ग्रोथ स्पीड बहुत ही स्लो हो गई थी। ऐसे में कोई नॉर्मल इंसान होता तो इतनी बार मिली हार से वो शायद टूट जाता, लेकिन कोनोसुके ने इसे भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। दरअसल उनका मानना था कि अच्छा वक्त तो अच्छा होता ही है, लेकिन बुरा वक्त भी अच्छा होता है। मतलब ये कि जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं तो हमें कुछ भी नया करने से डर लगता है कि कहीं हम उसमें फेल ना हो जाएं। लेकिन जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो उस समय अच्छा तो कुछ भी नहीं बचता। ऐसे में क्यों ना थोड़ा रिस्क लेकर ही देख लेते हैं, हो सकता है कि ये कामयाबी का नया रास्ता खोल दे। कोनोसुके अपने एम्प्लॉयज को इस तरह मोटिवेट करने लगे कि वो ऐसा सोचें कि जैसे ये बिल्कुल नई कंपनी है जिसे हमने अभी अभी स्टार्ट किया है। अपनी इसी सोच के साथ कंपनी अपने टारगेटेड ऑडियंस में भी बड़ा बदलाव लाई और ये जापान से बाहर निकलकर ग्लोबल मार्केट को टारगेट करने लगे। देखा जाए तो पैनासोनिक के पास अब इसके अलावा कोई दूसरा चॉइस भी नहीं बचा था, क्योंकि जापान की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई थी और कंपनी की हालत इतनी खराब थी कि वो अपने एम्प्लॉयज को भी सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए 1950s के दौरान कंपनी अपने वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने पर ध्यान देती है। इन प्रोडक्ट्स में वॉशिंग मशीन, टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, रेडियोस, राइस कुकर्स, टेप रिकॉर्डर्स और एसी शामिल थे। और दोस्तों, इसी समय इस कंपनी का नाम बदलकर पैनासोनिक किया गया था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से पहचान बनाने के लिए उन्हें एक इंग्लिश नाम की जरूरत थी। प्रोडक्ट्स की रिलायबिलिटी की वजह से पैनासोनिक ग्लोबल मार्केट में काफी पॉपुलर हुई और यहीं से उसके गोल्डन एरा की शुरुआत होती है। इसके बाद 60s, 70s और 80s के दौरान कंपनी अपनी पीक पर थी और बहुत ही तेजी से अलग अलग सेक्टर्स में खुद को एक्सपैंड कर रही थी। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि गोल्डन एरा हमेशा के लिए नहीं रहती, पैनासोनिक के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। दरअसल 27 अप्रैल 1989 को 99 साल की उम्र में कोनोसुके मत्सुशिता की डेथ हो गई और इसके साथ ही कंपनी का डाउनफॉल भी शुरू हो गया। इसकी वजह थी उन प्रिंसिपल्स को कम्प्लीटली भूल जाना जो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि कोनोसुके का मानना था कि हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, लेकिन पैनासोनिक ने उनकी डेथ के बाद एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। आपको शायद मेरी बात पर यकीन ना हो रहा हो, इसलिए आप पैनासोनिक की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं कि यहाँ 50s के दौरान लॉन्च किए गए नए नए प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। 60s, 70s, 80s और इवन 90s में लॉन्च किए गए न्यू प्रोडक्ट्स की भी लिस्ट मौजूद है। लेकिन 2000s के दौरान लॉन्च प्रोडक्ट का सेक्शन पूरी तरह से खाली है। इसका मतलब है कि उन्होंने 2000s में एक भी प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया था। उनका आखिरी नोटेबल प्रोडक्ट 1998 में आया था, जो था पैनासोनिक का डिजिटल टीवी और इसे यूएस की मार्केट में लॉन्च किया गया था। अगर ये कंपनी चाहती तो बड़ा हाथ मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इवन पैनासोनिक ने पिछले 26 साल में अपनी ग्रोथ के लिए कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लिया है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि पैनासोनिक के प्रोडक्ट्स आज भी काफी अच्छे होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि अच्छे प्रोडक्ट्स खुद अपने आप को नहीं बेच सकते और ये चीज सैमसंग बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। सैमसंग अभी भी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, प्राइस या कस्टमर सर्विस जैसे कई मामलों में पैनासोनिक से नीचे आता है, लेकिन फिर भी सैमसंग इससे ज्यादा प्रोडक्ट्स को सेल करता है। आखिर कैसे? असल में सैमसंग को पता है कि प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे करनी है, चाहे वो अप्लायंसेस हो, टीवी हो या स्मार्टफोन। आज आपको हर जगह सैमसंग का नाम सुनाई देगा, पर क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार पैनासोनिक का एड कब देखा था? उम्मीद है कि आपका आंसर हाल फिलहाल का तो बिल्कुल नहीं होगा। जबकि यही सवाल अगर हम सैमसंग को लेकर करें कि आपने लास्ट टाइम सैमसंग का एड कब देखा था, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपने आज ही या 1-2 दिन पहले सैमसंग का कोई एड जरूर देखा होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पैनासोनिक इसे समझ नहीं पाया। 1940s में वर्ल्ड वॉर के दौरान पैनासोनिक ने बेसिकली सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसके फाउंडर्स ने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी और कंपनी को रिस्टैब्लिश करके न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया।
इस समय कंपनी ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रही, ना मार्केटिंग पर कोई खास ध्यान दे रही और ना ही अपने डाउनफॉल का इस्तेमाल बिजनेस में उन कमियों को एनालाइज करने पर लगा रही है जिन्हें ठीक करके कंपनी फिर से खड़ी हो सकती है। ऐसा लगता है मानो कंपनी का मैनेजमेंट बस इतनी ही देर तक इसे संभालने की कोशिश कर रहा है जितनी देर तक ये खुद अपने नाम के भरोसे संभली हुई है। ऐसे में ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती कि आज पैनासोनिक की बैंकरप्सी प्रोबेबिलिटी 100% है।